हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जैसे कि हम कल बताए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग, जो बताए थे कि हम यानी कि कल नेक्स्ट क्लास यानी कि आज हम बोले थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, ये क्या चीज है, ये आज हम बताएंगे। इस चीज का लेकिन उपयोग हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग बता चुके हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन जो है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें। क्या करना है, आपतन कोण का जो मान है क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। तो इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि ध्यान देना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पहला पॉइंट क्या हुआ, आपतन कोण का मान क्या करना, क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर देना है। क्या करना, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर क्या होती है, सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसका उपयोग हम यानी कि पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो चलिए अगला आते हैं, प्रकाशित तंतु का उपयोग। क्या है, प्रकाशित तंतु का उपयोग, ऐसी को कहते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि प्रकाशित तंतु को ही कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये इंग्लिश हुआ, यानी कि प्रकाशित तंतु को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश में। और ये कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर जो है यानी कि प्रकाशित तंतु है किस पर आधारित है। तो प्रकाशित तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। यानी कि कह सकते हैं प्रकाशित तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर जो है किस पर आधारित है, यह भी कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। यानी कि ये लिखने का मेन मकसद होता है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट इंग्लिश में ही, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है, तो इसलिए लिख दिए ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगर हिंदी में पूछे तो कोई मतलब नहीं, फिर वही हो जाएगा। तो चलिए, प्रकाशित तंतु का उपयोग यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज। तो पहला क्या है, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में। क्या है, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में। और दूसरा जो है विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में होता है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का पहला यूज क्या है, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में। दूसरा क्या है, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में। दूसरा हो गया। तीसरा चलते हैं, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में। यानी कि मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में होता है किसका यूज, तो ऑप्टिकल फाइबर का, यानी कि प्रकाशित तंतु का उपयोग होता है। और अंतिम चौथा प्रकाशित तंतु का जो उपयोग है चौथा, यह शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में। क्या हुआ, तीसरा था मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, यह शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में होता है। फिर चलता है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान दीजिए, सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस किसको कहते हैं, तो सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस दो प्रकार का होता है, कौन कौन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। पहला हम चले दर्पण। तो दर्पण भी दो प्रकार का, कौन कौन सा, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद आता है लेंस की बारी। तो लेंस भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो अवतल लेंस और दूसरा है उत्तल लेंस। फिर बात करते हैं लेंस की क्षमता। यानी कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की जो क्षमता है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि लेंस की जो फोकस दूरी है उसके रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, यानी कि क्षमता को डिनोट कर रहे हैं p से। यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। यानी कि क्या यहीं पर क्या कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि लेंस की फोकस दूरी के रेसिप्रोकल को। तो यहाँ देखिए लेंस का क्षमता उसी को कहता है, यानी कि क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1/f डायप्टर। यानी कि इसका जो यानी कि क्या कह सकते हैं, यूनिट जो होगा डायप्टर में होगा। तो क्षमता बराबर P बराबर क्या हो जाता है, 1/f डायप्टर। यानी कि ये क्या हो जाता है, डायप्टर यूनिट बन जाता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायप्टर। इसे D से सूचित किया जाता है।
यानी कि अगर पूछ दे P बराबर 1/f, लिख दे D, लिखते हैं ना जैसे कि 1 kg, kg क्या बन जाता है, ये यूनिट बन जाता है। उसी तरह से ये क्षमता का क्या है D, तो यह है यूनिट एक प्रकार से, और D को हम बोलेंगे डायोप्टर, यानी कि इससे सूचित सिर्फ करते हैं हम D से। तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर होती है। फिर चलते हैं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फिर यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दें, चाहे यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है। ध्यान देना, यदि दो लेंस को यानी कि सटा के रख दें एक दूसरे के, तो क्या होती है, दोनों की क्षमता आपस में जुड़ जाती है। तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होगी। यानी कह सकते हैं कि दोनों लेंस का जो क्षमता होगी, दोनों लेंस के क्षमताओं का योग का क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं यदि दो लेंसों को कभी भी हम परस्पर सटा के रखें तो उसकी क्षमता क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है। फिर लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस की क्षमता में परिवर्तन क्या क्या होता है, तो चलिए लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमताएं दोनों बदल जाती है। यानी कि लेंस की जो क्षमता में परिवर्तन क्या होता है, लेंस को किसी भी लिक्विड में, क्या बोला, लेंस को किसी द्रव में, यानी कि लेंस को किसी भी लिक्विड में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी तो बदलती है, साथ ही साथ क्षमता भी बदल जाती है। यानी कि लेंस की क्षमता में परिवर्तन, यानी कि लेंस को, कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में से कोई भी लेंस को अगर किसी भी लिक्विड में हम डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी बदलेगी, साथ साथ उसकी क्षमता भी बदल जाती है। फिर चलिए प्राथमिक रंग, क्या है प्राथमिक रंग, इस पर चलेगा डिटेल चर्चा, लेकिन आज थोड़ा सा सिर्फ लेकर आए प्राथमिक कलर क्या है। तो प्राथमिक कलर किसको कहता है, कभी पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है। तो प्राथमिक कलर जो है लाल, हरा, नीला। ध्यान देना, 3 कलर को हम कहते हैं प्राथमिक कलर। कौन कौन सा है, लाल, हरा, नीला, यानी कि 3 रंग को हम कहते हैं प्राथमिक रंग। यही 3 रंगों से हम कोई दूसरा अन्य रंग बना सकते हैं, यानी कि यही 3 रंगों से दुनिया की कोई जितनी कलर हो इसी 3 कलर से बनता है। यानी कि यही 3 कलर से जितना भी कलर आपको दिखाई देता है यही 3 कलर से बन सकता है, यानी कि इसी को कहते हैं प्राथमिक कलर। बस ये 3 मात्र कलर है जो कि इन तीनों से ही दुनिया की कोई भी कलर बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान देना, कौन सा प्राथमिक कलर कौन कौन सा है, लाल, हरा, नीला। प्राथमिक कलर कौन कौन सा, लाल, हरा, नीला। फिर ध्यान देना, लेंस की क्षमता कैसे बदलती है, तो लेंस को किसी भी द्रव में डुबाएंगे, किसी भी लिक्विड में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है और क्षमता दोनों भी बदल जाती है। ध्यान देना इस चीज को। फिर यदि लेंस को परस्पर सटाएंगे तो क्या होगी, उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है। यदि 2 लेंसों को परस्पर सटा कर रखने तो क्या होती है, उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है। फिर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फिर लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, डायोप्टर, इसको जो डी से हम सूचित करते हैं। फिर लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि P बराबर क्या होता है, 1/f। ध्यान देना, यानी कि क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, यानी कि उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। फिर बात किए हम क्या, बात किया कौन सा, तो प्रकाशित तंतु, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रकाशित तंतु ध्यान देना है, ऑप्टिकल फाइबर, ये जो आधारित होता है किस पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। यानी कि प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ध्यान देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग हम कल ही दिखा चुके हैं, सिर्फ आज का यानी कि क्या चीज है वो चीज हम बताएं। तो फिर से एक बार बताना चाहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर देना है। तो प्रकाश क्या होगी, विरल माध्यम में ना जाकर बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, और जो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान देना है, ये सब सारी चीजें जो भी आज बताएं इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए छांट छांट कर हम लेकर आएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।